So, good morning students, welcome back to our another video, and it is second video on chemical bonding and molecular structure. Students, today you will study about the ionic bond, lattice enthalpy and the conditions for the formation of ionic bond parameters such as bond length, covalent radius, van der Waals radius, bond angle, bond enthalpy, okay, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें आज जो है हम डिस्कस करेंगे और इसमें से कुछ जैसे कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में बच्चों आप लोगों को मैं सेपरेट एक वीडियो बना रखा हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, उसको आप यूट्यूब पर टाइप करिए और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है आपको आयनिक रेडियाई और रेडियाई जो है सब कुछ अच्छी तरह से बतलाया गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, देखो आयनिक बॉन्ड बच्चों, आयनिक बॉन्ड जो होता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच होता है। एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। इनके बीच जैसे मान लो बच्चों एक सोडियम है हमारे पास, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन या लूज कर देता है, केटायन बना लेता है। तो वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है, तो बैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। यह हमेशा जो होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, देना पड़ेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। एक मेटल है बच्चों, एक मेटल जैसे नान जैसे क्लोरीन ही है, तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये एक्सेप्ट करता है, क्या बनाएगा, क्लोराइड एनायन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। एनर्जी प्रायः निकलती है, अर्थात सिस्टम की एनर्जी घटती है, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब बच्चों यदि हम यहाँ पर देखो तो आपके पास सोडियम केटायन मिला और क्लोराइड एनायन मिला, ये दोनों मिलेंगे एक गैसियस स्टेट में है दोनों, तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को यदि जोड़ोगे, यदि पॉजिटिव आता है, यदि पॉजिटिव में आता है तो यह प्रोसेस होता है मतलब बॉन्ड डज नॉट फॉर्म, ठीक है ना। क्यों, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होता है तभी जो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होता है। तो बच्चों अब तीसरी चीज आती है लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी ये होती क्या है, आओ देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड to completely separate, to completely separate, to completely separate 1 mole of solid, 1 mole of solid
आयनिक कंपाउंड, 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions, ठीक है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये जो है गैस है, तो गैसेस स्टेट में आया है, सॉलिड स्टेट में आया है, इस समय एनर्जी जो है रिलीज की। पहले जो है ये गैसेस आयंस मिले होंगे बच्चों, तो गैसेस आयंस मिलने से क्या होगा, जब दो आयंस मिलेंगे तो उनकी एनर्जी रिलीज होगी, कम हो जाएगी, फिर वो सॉलिड स्टेट में जाएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी और भी अधिक कम हो जाएगी। इससे जो होता है, ये जो सम आता है वो नेगेटिव में आता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 mole ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। या कह लीजिए कि 1 मोल पॉजिटिव आयन और 1 मोल नेगेटिव आयंस, गैसियस आयंस के कॉम्बिनेशन से 1 मोल जो आयनिक सॉलिड कंपाउंड बनता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। तो बच्चों अब यहां से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी, ये तीनों मिलाकर के क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। जब निगेटिव होगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए 3 चीजें आवश्यक होंगी। कौन कौन सी 3 चीजें बच्चों, पहली चीज ये होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हो, तीसरा लैटिस एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। ये मेटल के लिए है और ये नॉन मेटल के लिए है, और ये आयंस के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होना है उसके लिए ये 3 कंडीशंस हैं आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने के लिए। इसको नोट कर लो बच्चों। वैसे आयनिक कंपाउंड के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नहीं देख सकते, ठीक है। वहां पर आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड, ठीक, तो आपको मिल जाएगा और वहां से देख लीजिए। वैसे मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ इस समय, ठीक, इसको नोट कर लो और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स मिटा दें, चलो ठीक। तो अब बच्चों हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स की। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब किसी बॉन्ड को डिटरमाइन करने के लिए जो जितने पार्ट्स होते हैं उन्हीं को बॉन्ड पैरामीटर कहा जाता है। पहला है बॉन्ड एंगल। पहला क्या है, बॉन्ड एंगल। ये होता क्या है, नोट कर लेंगे। द नॉट बॉन्ड एंगल इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। चलो, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम
हो सकता है बच्चों इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग गलत हो तो आप लोग मिला लेना, सही कर लेना, ठीक है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन the equilibrium distance between the nuclei of the two bonded atoms in a molecule. इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारा एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यही डिस्टेंस जो है बॉन्ड लेंथ है। ठीक, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्यों यूज किया गया है? तो देखिए बच्चों, जब एटम्स बॉन्डेड होते हैं तो क्या करते हैं, उनमें एक्चुअली वाइब्रेशन होता है। कभी जो है उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो मीन जो डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियस के बीच, बॉन्डेड एटम्स के बीच, है ना, उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसका यूनिट बच्चों होता है पिकोमीटर। क्या होता है, पिकोमीटर। यूनिट इसका क्या होता है, पिकोमीटर। पिकोमीटर पीएम साठ में यूज किया जाता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिकोमीटर, ठीक है। 10 to the power -12 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 to the power -12 मीटर। ठीक है, बहुत छोटा यूनिट होता है, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, दूसरा है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। तो बच्चों को कोवैलेंट रेडियस पढ़ाना है तो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो है एटॉमिक रेडियाई और जो आप पढ़िए वहां पर देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। चलो यहाँ पर डिफिनेशन के बारे में कोवैलेंट रेडियस का, इट इज अप्रोक्सीमेटली मेजर्ड it is approximately measured at the radius it is approximately measured at the radius of an atom core which is atom core which is in contact with the core of an adjacent atom in bonded condition. Bonded condition
तो बच्चों ये डिफिनेशन हो गया कोवैलेंट रेडियस। जैसे मान लो कि एक एटम है, कोवैलेंट रेडियस की बात हो रही है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, एक न्यूक्लियर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो ये कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका Cl ये जज है, ये भी जज का न्यूक्लियस है, तो बी एच एच बाई 2 क्या कहेंगे आर कोवैलेंट। ठीक है, इसके बारे में बच्चों आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दूसरा वीडियो आप देखिएगा, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोगों को एटॉमिक रेडियस टाइप करिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एटॉमिक रेडियस, तो आपको जो है कोवैलेंट रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, बहुत तरह के जो है रेडियस, जितने भी तरह के रेडियस होते हैं सब जो है डिटेल में बताया गया, फार्मूले भी बताया गया है। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस जो होता है बच्चों वो सबसे कम होता है, सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एटम जो है दूसरे एटम को ओवरलैप करता है। ठीक, या ये जो होता है बच्चों बॉन्ड लेंथ बाई 2 होता है, कह सकते हो बॉन्ड लेंथ बाई 2। ठीक है ना, कोवैलेंट रेडियस यदि सिमिलर एटम का मॉलिक्यूल है तो कोवैलेंट रेडियस होगा बॉन्ड लेंथ बाई 2। मिटा रहा जाए, चलिए मिटा रहे हैं। तो दो बॉन्ड पैरामीटर, इसका भी यूनिट वही होगा पिकोमीटर। डिस्टेंस है एटॉमिक न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। बहुत ही छोटी जो है ये डिस्टेंस होती है, इनको मेजर करने के लिए पिकोमीटर यूज किया जाता है। तीसरा बच्चों वैन डेर वाल रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस, इसके बारे में भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। एटॉमिक रेडियस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एटॉमिक रेडियस टाइप करिए, वहां पर आपको खूब डिटेल में अच्छी तरह से आपको मिलेगा स्टफ पढ़ने के लिए। ठीक है, ओवरऑल साइज ऑफ एन एटम, यहां डिफिनेशन लिखा ओवरऑल साइज ऑफ एन एटम, पिछले चैप्टर में तो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो आप लोग। ओवरऑल साइज ऑफ एन एटम इन including its valence cell, including its valence cell, including its valence cell in a non-bonding condition, in non-bonding condition. क्या कहेंगे? वैन डेर वाल रेडियस कहेंगे। जैसे मान लो बच्चों कि एक एच है, यहां पर भी एक H2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस is said to be van der Waal रेडियस। ठीक है, वैन डेर वाल रेडियस इंटू 2 होगा ये। ठीक है ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस।
इसका भी यूनिट वही होगा पिकोमीटर। ठीक है, तो बच्चों वन वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। देख रहे हैं यहाँ मॉलिक्यूल दूसरे नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वो बॉन्डेड नहीं है। ठीक, चलिए अब उसके बाद बच्चों बॉन्ड एंगल आता है। चलो मिटाते नहीं है, अगला हेडिंग लगाएंगे चौथा जो है बॉन्ड का होगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, the angle between the orbitals containing bonding electron pair, containing bonding electron pair okay, the angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom, around the central atom in a molecule या कॉम्प्लेक्स आयन को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों कि वाटर है तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर दो लोन पेयर होता है, ये बॉन्ड एंगल जो होता है 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल बन गया, कितना है 104.5 डिग्री। तो बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट the shape of molecule. Okay, मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकाला जाएगा, कैसे पता किया जाएगा, बॉन्ड एंगल की सहायता से। ठीक है, ब्रेड साइड हो गया। अच्छा बच्चों, बॉन्ड एंगल कैसे पता किया जाता है, बॉन्ड एंगल दूसरी बात है, बॉन्ड एंगल ओके इज मेजर्ड bond angle is measured by X-ray crystallography, by X-ray crystallography या कह लीजिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसके द्वारा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा बॉन्ड एंगल को मेजर किया जाता है। और बॉन्ड एंगल की सहायता से जो होता है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताई जाती है, मॉलिक्यूल का शेप बताया जाता है। ठीक है, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स का शेप होता है। ये अगली वीडियो में धीरे धीरे जो है आप लोगों को सब बतलाया जाएगा। ओके, विचारा जाए, नोट कर लें, हो गया, विचारते हैं। चलो, तो फोर्थ पैरामीटर के बॉन्ड एंगल बच्चों
अब आप लोगों को फिफ्थ पैरामीटर आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिफ्थ पैरामीटर है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, डेफिनेशन लिखेंगे, द एनर्जी required to break one mole of bonds, to break one mole of bonds, to break one mole of bonds of particular type, particular type between two atoms in gaseous state, तोड़ करके गैसेस स्टेट में जाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, H2 को तोड़ेंगे या ऑलरेडी गैसेस स्टेट में होता है तो OH बन जाएगा, ये भी गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, यहाँ पर A लिख देते हैं H0। वन मोल को तोड़ेंगे, इसको कहेंगे डेल्टा AH0, H0 ये कह सकते हैं, डेल्टा H0 A, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटॉमिक फॉर्म में लाया गया है। तो कितना होता है ये? 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो O2 गैसियस स्टेट में है, इसको तोड़ेंगे 2O आ जाएगा गैसियस स्टेट में। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एटमाइजेशन, अब सिंगल बॉन्ड वाले से यहाँ पर जा जाएगा 498 किलो जूल पर मोल आता है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं बच्चों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एटम्स को सेपरेट करते हैं, तो डेल्टा H0 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम्स आउट 946 किलो जूल। इस आधार पर कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डबल बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है, कम एनर्जी, और सिंगल बॉन्ड और भी वीक होता है, उसको तोड़ने के लिए और भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों यह एनसीईआरटी क्यों दे रखा है? तो ये सब डेटा को लर्न नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमको ये ट्रेंड मालूम होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा, डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का और भी ज्यादा होता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा AH को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन का मतलब होता क्या है कि मॉलिक्यूल से एटॉमिक स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, वन मोल, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब बच्चों एक चीज और दिया हुआ है, जैसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हमने तोड़ा
बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उस केस में क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा करके हम फिर आगे बताएं। हम क्या करें, पास से नोट कर लेना। ठीक, H2O लेते हैं, H2O होता है बच्चों आप जानते हो कैसे बना होता है, इस तरह से। इसके पास दो लोन पे, अर्थात ये जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। अभी इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो H2O है, लिक्विड स्टेट में है, चाहे जो भी किसी भी स्टेट में हो, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, H गैसियस प्लस OH मिलेगा। इस स्थिति में जो आएगा डेल्टा AH1 आता है, और देखने पर 502 किलो जूल का नंबर आता है, 502 किलो जूल पर मोल। अब यहां से OH वाला ये बांध जब तोड़ा जाता है तो O गैसियस और H गैसियस प्राप्त होता है। इस स्थिति में जो है डेल्टा AH2 427 आता है किलो जूल पर मोल। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो डिफरेंस इसीलिए है बच्चों, पहले जो था कि यहाँ पर जो डबल चार्ज था उसको ये दोनों हाइड्रोजन जो थे बैलेंस कर रहे थे। अब ये हटाया जा रहा है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे में यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है OH, या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो इस प्रकार का जो है बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, तो डेल्टा AH इक्वल टू डेल्टा AH1 प्लस डेल्टा AH2 डिवाइडेड बाई 2। ये बड़ी ले लेंगे ऐसे का, तो हमको बॉन्ड एंथैल्पी पता चल जाएगा। नोट कर लेते हैं। मिटा दें, पास करके नोट कर लेना। चलो, अब है 6 हमारा बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड आर्डर। ठीक है, साथ में BO से द्वारा डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द, ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बिटवीन two atoms in a molecule। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच कितने बॉन्ड हैं, उसी नंबर को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक, तो बच्चों O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, देखिए O डबल बॉन्ड को, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होता है। ऐसे ही N2 में देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
n 3 होता है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम एक नंबर लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखते हैं 14, 15, दूर थोड़ा लिख लेते हैं, 6 लिखेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इधर 13, 14 नहीं बढ़ा देंगे, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेते हैं सबका। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। एक एक्सेप्शन हमारे पास रहेगा, बस उस एक्सेप्शन को हमें लर्न करना है, बस और कुछ नहीं। बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया। 14 इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? N2 में पाया जाता है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका 2 है, तो घट रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा 2.5। और जैसे इससे राइट जाएंगे 0.5 घटता जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, और जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। ऐसे लेफ्ट साइड में जाएंगे बच्चों, 2.5 2 1.5 1 0.5 और ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब बच्चों यदि पूछा जाए आपसे कि NO आयन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, NO+ का, चलो NO+ का बॉन्ड ऑर्डर बहुत इजी है। तो देखो नाइट्रोजन के पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, +1 चाह रहा तो -1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही CO का मान पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आप CO निकाल सकते हैं। तो चलो CO में कितने 6 8 14 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो ऐसे किसी 20 इलेक्ट्रॉन का जो है संख्या वाले जो भी मॉलिक्यूल या आयन होंगे उनका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। दिखाई पड़ रहा है क्या? 6+8 नहीं दिखाई पड़ रहा है। आइए थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है 6+8 = 14 और CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका एक एक्सेप्शन हम बताते हैं बच्चों, एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन बता रहे हैं। ठीक है, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है 3.5। इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 13 है। 2.5 आना चाहिए लेकिन 3.5 आ रहा है। क्यों, कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दिस you will have to
study molecular orbital theory. Molecular orbital theory. Later I will describe it. ओके, जो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पर आगे पढ़ाऊंगा अभी नहीं। इतना नोट कर लें। हो गया? नोट कर लीजिए। विचारा जाए। थैंक यू वेरी मच।